हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रगति गुप्ता और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ स्ट्रोक्स के बारे में। जितने भी पैरालिसिस के पेशेंट्स हैं उनकी बॉडी में अचानक कुछ ऐसे सिम्टम्स जनरेट होते हैं। पहले वो बिल्कुल हेल्दी थे, अपना नॉर्मल काम कर रहे थे, इंडिपेंडेंटली वर्क कर रहे थे, बट सडनली उनके बॉडी में कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं जिसके कारण अचानक से अब वो अपने काम के लिए छोटे छोटे काम जो भी वो करते हैं उसके लिए भी डिपेंडेंट होते चले जाते हैं। तो इन्हीं के बारे में हमें समझना ज़रूरी है, स्ट्रोक के टाइप्स के बारे में समझना ज़रूरी है, ऐसे कौन से साइंस एंड सिम्टम्स देखने को मिलते हैं पेशेंट के अंदर जो बता सकता है कि पेशेंट को स्ट्रोक हो रहा है। तो अगर आप टाइप्स ऑफ स्ट्रोक के बारे में जानोगे, कंडीशन के बारे में समझोगे, तो इसकी मैनेजमेंट को, इसके ट्रीटमेंट को अच्छे तरीके से समझ पाओगे और इनिशियल स्टेप पे ही इस बीमारी को पकड़ लोगे तो आगे चलकर जो डैमेज आपकी बॉडी में देखने को मिलता है इसके कारण उसको कम से कम करते हुए आप ठीक हो सकते हो। तो इन्हीं सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ स्ट्रोक के बारे में। जो स्ट्रोक होता है, ब्रेन स्ट्रोक होता है, वो दो तरीके का होता है। एक होता है हेमरेजिक स्ट्रोक, एक होता है इस्चेमिक स्ट्रोक। हेमरेजिक स्ट्रोक के अंदर ज़्यादातर वो पेशेंट्स उस स्ट्रोक से सफ़र करते हैं जो ऑलरेडी सफ़र कर रहे होते हैं हाई ब्लड प्रेशर से। जिन लोगों का बीपी बहुत ज़्यादा शूट अप करता है, बहुत बड़ा हुआ रहता है, या तो वो नेग्लेक्ट करते हैं, दवाई नहीं भी खाते हैं, या अचानक से दवाई लेने पे भी बीपी शूट अप कर जाता है, उस कंडीशन में क्या देखने को मिलता है, जैसे आपकी बॉडी के अंदर ब्लड का प्रेशर राइज़ करता है, बढ़ना स्टार्ट होता है, वही सेम कंडीशन अप्लाई होती है आपके ब्रेन के अंदर। अब अचानक से आपकी ब्रेन की वेसल्स में जो प्रेशर है वो बहुत तेज़ी से बढ़ गया, बीपी आपका अचानक से शूट अप हो गया, तो उस कंडीशन में क्या देखने को मिलता है, आपके ब्रेन की जो वेसल्स हैं, अंदर की जो नसें हैं, वो अचानक से रप्चर हो जाती हैं, वो फट जाती है और ब्रेन के कुछ एरिया में ब्लड फैल जाता है। अब जब किसी को हेमरेजिक स्ट्रोक होता है उस कंडीशन के अंदर पेशेंट ऑलरेडी या तो सफ़र कर रहा होता है हाई ब्लड प्रेशर से, या कोई इंजरी भी हो सकती है, पेशेंट को अचानक से चोट लगी, हेड इंजरी हुआ और हेमरेज तैयार हो गया। अब हम बात करेंगे इस्चेमिक स्ट्रोक के बारे में। इस्चेमिक स्ट्रोक जो टाइप ऑफ स्ट्रोक होता है उसके अंदर क्या देखने को मिलता है, अचानक से ब्रेन की जो ब्लड वेसल्स हैं उनके अंदर क्लॉट फॉर्मेशन हो जाती है। अब क्लॉट फॉर्मेशन होने के पीछे कई सारे कारण होते हैं, या तो कोई ऐसा हेड इंजरी हुआ जिसकी वजह से चोट लगी और वहाँ पे क्लॉट फॉर्मेशन हो गया। कुछ लोग वल्नरेबल होते हैं क्लॉट फॉर्मेशन होने के लिए, जिन पेशेंट के अंदर ऑलरेडी मिलता है हाई कोलेस्ट्रॉल वैल्यूज़ और साथ के साथ वो पेशेंट डायबिटिक भी रहे होते हैं, तो उन पेशेंट के अंदर ज़्यादातर चांसेस होते हैं क्लॉट फॉर्मेशन के, क्योंकि उनका खून गाढ़ा होता चला जाता है और एक टाइम ऐसा आता है जब उनकी ब्रेन की वेसल्स में क्लॉट जम जाता है। अब जब वहाँ पे क्लॉट जम जाता है तो ब्रेन के जो हिस्से को आपकी वेसल सप्लाई कर रही थी वो ब्रेन का हिस्सा अब काम नहीं कर पाता, वहाँ का टिश्यू डेड होने लगता है क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन कॉज हो गई है। तो दोनों ही जो टाइप्स ऑफ स्ट्रोक हैं, चाहे हेमरेजिक है चाहे इस्चेमिक है, दोनों की ही वजह से पेशेंट को पैरालिसिस हो जाता है। अब इन दोनों टाइप्स ऑफ स्ट्रोक के बीच में डिफरेंस को समझना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि इनका इनिशियल जो मैनेजमेंट है वो अलग अलग है। जब भी किसी को अचानक से बॉडी में वीकनेस तैयार हो रही है, या पेशेंट की स्पीच स्लर होनी स्टार्ट हो गई है, या पेशेंट कुछ सोच समझ नहीं पा रहा, अचानक से उसकी हाथ की मूवमेंट स्लो हो गई है, या वर्ड्स बहुत लंबे बोल रहा है, जैसे पानी उसको चाहिए वो बोल रहा है पानी, बहुत लंबा होते चले जा रहे हैं शब्द, या खाना खाते खाते साइड से लार निकल रही है, पानी गिर रहा है, खाना चबा नहीं पा रहा है, तो ये कुछ ऐसे इमरजेंसी सिम्टम्स होते हैं जब पेशेंट को स्ट्रोक हो रहा होता है, तो ये जनरेट होने स्टार्ट हो जाते हैं। अगर पेशेंट के अंदर आपको कोई भी ऐसे सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं तो हाथ के हाथ आपको इमरजेंसी में रश करना है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है, इनिशियल स्टेप में ही उसका MRI या CT स्कैन होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। MRI या CT स्कैन ब्रेन का होना इसलिए इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि जब हमें टाइप ऑफ स्ट्रोक का पता चल जाता है उस हिसाब से ही पेशेंट की मैनेजमेंट की जाती है। अगर मान लीजिए पेशेंट को इस्चेमिक स्ट्रोक है, हेमरेजिक स्ट्रोक नहीं हुआ है, उसके ब्रेन के अंदर क्लॉट फॉर्मेशन हुआ है, तो जब पेशेंट को स्ट्रोक होता है उसके विदिन 3 आवर्स हमें एक इंजेक्शन पेशेंट को दे सकते हैं, ब्लड थिनर का इंजेक्शन होता है जिसे TPA कहते हैं,
उसके अंदर कैपेबिलिटी होती है आपके ब्रेन के क्लॉट को डिज़ोल्व करने की। अगर क्लॉट छोटा होता है तो वो इजीली डिज़ोल्व हो जाता है, उसकी वजह से जो इम्पैक्ट होता है आपकी बॉडी में, जो वीकनेस आई है वो धीरे धीरे ख़त्म होती चली जाती है और पेशेंट रिकवर कर जाता है। तो ये आप मैनेजमेंट तब कर पाओगे अगर आप इस डिफरेंस को पता लगा पाओगे कि स्ट्रोक जो आपका हुआ है वो किस टाइप का स्ट्रोक है, हेमरेजिक है, कोई वहाँ पे वेसल रप्चर हुई है ब्रेन के अंदर, या फिर क्लॉट आया है। अगर हमने जिस पेशेंट को हेमरेज हुआ है, ब्रेन हेमरेज की वजह से स्ट्रोक हो रहा है और बिना एमआरआई सीटी स्कैन किए उसे हमने कोई ब्लड थिनर दे दिया, तो पेशेंट की कंडीशन और वर्सन अप होती चली जाती है, उसकी ब्लीडिंग और ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसलिए जब भी किसी को स्ट्रोक होता है सबसे पहला उसको इमरजेंसी में आपको रश करके लेके जाना है और हाथ के हाथ उसका एमआरआई सीटी स्कैन होना ज़रूरी होता है, क्योंकि वो जो 3 घंटे का टाइम है, इनिशियल फेज़ है, अगर उसका स्ट्रोक का टाइप इस्चेमिक है, क्लॉट फॉर्मेशन की वजह से है, तो हमें जो वो गोल्डन टाइम मिलता है उसको मैनेज करने का वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, उसे हमें मिस नहीं करना है। अगर वहाँ उस कंडीशन पे हम मैनेज कर लेते हैं, ब्लड थिनर पेशेंट को दे दिया जाता है, तो उसकी बॉडी में जो डैमेज होता है स्ट्रोक की वजह से, या तो हम उसको रिड्यूस कर सकते हैं या फिर वो पूरा रिकवर भी कर जाता है कुछ कंडीशन में। अगर आपका जो स्ट्रोक है, जो आपका क्लॉट फॉर्मेशन हुआ था वो कम था, कम एरिया ऑफ द ब्रेन में उसने इम्पैक्ट किया है, तो हमें डिफरेंस को समझना ज़रूरी है इस्चेमिक स्ट्रोक को और हेमरेजिक स्ट्रोक को। इस वीडियो के अंदर मैं यही नॉलेज आपको देना चाहती हूँ ताकि हम पेशेंट की कंडीशन को इनिशियली जज करते हुए इसे बेस्ट टू बेस्ट ट्रीटमेंट दे सकें। इमरजेंसी जो फर्स्ट एड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब एक बार किसी को स्ट्रोक हो गया, चाहे हेमरेजिक है या फिर इस्चेमिक है, लेटर ऑन जब वो फेज़ निकल गया और काफ़ी दिन बीत चुके हैं, तो उसका मैनेजमेंट दोनों का ऑलमोस्ट सेम तरीके से ही होता है। उसके लिए आगे हमें चलकर मेडिसिन दी जाती हैं, साथ के साथ फिजियोथेरेपी एडवाइस की जाती है, लेकिन जो वो इनिशियल फेज़ है जब इमरजेंसी जनरेट हुई ही है, वहाँ पे अगर हम उस डिफरेंस को समझ पाते हैं, उसकी नॉलेज ले पाते हैं और पेशेंट की कंडीशन को डायग्नोज करवा पाते हैं, तो पेशेंट आगे के डैमेज से बचता चला जाता है। तो हमें नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है इस बीमारी के लिए, इसीलिए इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ बताऊंगी कि किस तरीके से हमें इस चीज़ को मैनेज करना है। जो लोग ऑलरेडी हाई ब्लड प्रेशर से सफ़र कर रहे हैं, या डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, या फिर हाई कोलेस्ट्रॉल वैल्यूज़ रहती हैं, वो बहुत ज़्यादा प्रोन होते हैं आगे चलकर उनकी बॉडी में या तो क्लॉट फॉर्मेशन हो सकती है या हेमरेज हो सकता है। तो इनिशियल फेज़ में ही हमें इन बीमारियों को मैनेज करते हुए चलना है, अपनी डाइट की हेल्प से, अपनी मेडिसिन्स की हेल्प से। हमें कोई भी नेग्लिजेंस शो नहीं करनी है जिसके कारण हम इस बीमारी की तरफ बढ़ते चले जाएं और इस बीमारी के शिकार बन जाए। तो जैसा हम कहते हैं, प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो उसी कंडीशन पे, उसी स्टेज पे अगर हम प्रिवेंट कर सकते हैं किसी बीमारी को, तो आगे चलकर हम उसके शिकार नहीं बनते हैं। तो जिन भी पेशेंट के अंदर ये सिम्टम्स जनरेट हो रहे हैं, या फिर ऑलरेडी जो सफ़र कर रहे हैं हाई ब्लड प्रेशर से, डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, या फिर कोलेस्ट्रॉल वैल्यूज़ हायर साइड रहती हैं, उनको सतर्क होना ज़रूरी है, क्योंकि आगे चलकर इस खतरनाक बीमारी के शिकार हम बन सकते हैं। तो ऑलरेडी अगर आप इस बीमारी से सफ़र कर रहे हो, तो हमें अपनी डाइट की हेल्प से, अपने एक्सरसाइज की रूटीन की हेल्प से, एक हेल्दी लाइफस्टाइल की मदद से उस कंडीशन को वहीं पे रोक लेना है, ताकि आगे चलकर हम इस बीमारी की तरफ ना बढ़ें। अब जो पेशेंट ऑलरेडी सफ़र कर रहे हैं इस बीमारी से, उनके लिए मैं कुछ बताना चाहूँगी, उनके लिए कुछ ऐसी टिप्स देना चाहूँगी जो मदद करेगी आपकी स्पीडी रिकवरी में। अब जो पेशेंट, किसी को ऑलरेडी हेमरेजिक स्ट्रोक हुआ था या इस्चेमिक हुआ था, दोनों ही तरीके का जो स्ट्रोक रहता है, अब जिन पेशेंट को हेमरेज की वजह से स्ट्रोक हुआ है, उनको हमेशा अपना बीपी मॉनिटर करते रहना है, अपनी बीपी की मेडिसिन स्किप नहीं करनी है। अगर बीपी की मेडिसिन के बिना ही उनका बीपी मैनेज हो रहा है डाइट से या एक्सरसाइज करने से, तो भी आपको डेली बीपी की मॉनिटरिंग ज़रूर करनी है, क्योंकि पैरालिसिस एक ऐसी बीमारी है जो एक बार होने के बावजूद भी बार बार होती चली जाती है। एक बार आप उससे रिकवर हो भी गए, नेक्स्ट टाइम ब्रेन का डैमेज अगर और ज़्यादा बड़ा होता चला गया, तो ज़रूरी नहीं है आप इंडिपेंडेंट दोबारा से हो पाओगे। तो हमें क्या ध्यान रखना है, बीमारी से बचते चले जाना है। अब उसके लिए क्या ज़रूरी है, पेशेंट्स की कुछ एलोपैथिक मेडिसिन चल रही होती हैं, वो उन्हें
अपनी मर्ज़ी से बंद नहीं करनी होती है। अगर आप हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं तो अपनी बीपी की मेडिसिन टाइम टू टाइम आप लेंगे, मॉनिटरिंग ज़रूर करेंगे। अगर आप डायबिटीज़ के पेशेंट हैं तो अगर आप इंसुलिन लेते हैं या फिर टैबलेट लेते हैं उसको मिस नहीं करोगे। जिन पेशेंट्स को इस्चेमिक स्ट्रोक हुआ था, क्लॉट की वजह से उनकी बॉडी में पैरालिसिस हुआ है, उनके अंदर अगर उनके डॉक्टर ने ब्लड थिनर एडवाइस किया हुआ है, अपनी मर्ज़ी से बंद नहीं करोगे, क्योंकि ये जो मेडिसिन्स हैं ये आगे चलकर आपको दोबारा से स्ट्रोक ना हो उसकी प्रिवेंशन के लिए चलती रहती हैं। जब भी साई संजीवनी में कोई भी पैरालिसिस का पेशेंट आता है उसकी पूरी हिस्ट्री ली जाती है, किस कारण से उसको स्ट्रोक हुआ था, उसका MRI CT स्कैन हुआ है नहीं हुआ है, और कौन सी उसकी एलोपैथिक मेडिसिन्स चल रही हैं, क्योंकि कुछ एलोपैथिक मेडिसिन्स ऐसी होती हैं जो साइमल्टेनियसली चलवानी ज़रूरी होती है, जिसको हम बंद नहीं कर सकते। उसके अंदर आपकी कुछ दवाइयाँ हैं जो आपके ब्लड थिनर्स हैं, आपकी BP शुगर की दवाइयाँ हैं, कोलेस्ट्रॉल की दवाइयाँ हैं, उनको अचानक से एब्रप्टली आपने बंद नहीं करना है आपको, क्योंकि वो दवाइयाँ बचाती हैं दोबारा से स्ट्रोक ना होने से। वो इलाज नहीं है इस बीमारी का, मैं मानती हूँ, लेकिन बचाव ज़रूर है। इलाज के लिए हम आपका ट्रीटमेंट जब भी यहाँ से स्टार्ट करते हैं, पेशेंट की रिकवरी आनी स्टार्ट होती है, उसको एक्सरसाइजेज रिकमेंड की जाती है, एक हेल्दी डाइट दी जाती है जिसको फॉलो करना होता है। बट साथ में ये भी एडवाइस किया जाता है कि कुछ जो एलोपैथिक मेडिसिन आपकी चल रही हैं उसको आपने बिना डॉक्टर की गाइडेंस से बंद नहीं करना है, क्योंकि ये बीमारी है ही ऐसी। एक बार अगर आप रिकवर कर भी जाते हो दोबारा से होने के चांसेस होते हैं अगर आप इसके पीछे छुपे हुए कारण को नहीं हटाते हो। जो पेशेंट ऑलरेडी सफ़र कर रहे हैं हाई ब्लड प्रेशर से, हाई शुगर वैल्यूज़ से, या फिर कोलेस्ट्रॉल के जो पेशेंट्स होते हैं, अगर वो इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखते हैं, अपनी कंडीशन को नहीं सुधारते हैं, तो दोबारा स्ट्रोक हो सकता है। तो हमें क्या ध्यान रखना है, हमें सतर्क रहना है कि ऑलरेडी अगर हम सफ़र कर रहे हैं, हम ऑलरेडी पेशेंट हैं हाई ब्लड प्रेशर के, शुगर के, तो हमें मॉनिटरिंग ज़रूर करनी है, टाइम टू टाइम अपने टेस्ट करवाते रहना है, अपनी शुगर वैल्यूज़ पे ध्यान रखना है, अपने खाने पीने का ध्यान रखना है, साथ के साथ अपनी एक्सरसाइजेस करते रहना है। तो यही सारी चीज़ों के बारे में आपको खास ध्यान रखना होता है। और जब साई संजीवनी में हम आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं, जिस पेशेंट को ऑलरेडी पैरालिसिस हो चुका है उसकी रिकवरी के लिए, तो कुछ चीज़ों का आपको खास ध्यान रखना है। अपना जो डाइटरी आपको रेजिमेंट दिया जाता है उसको अच्छे से फॉलो करना है, और जो आपके हम मेडिसिन स्टार्ट करते हैं यहाँ से, जो ब्रेन को रिकवर करवाने के लिए है, क्योंकि ब्रेन का अब जो हिस्सा जहाँ पे क्लॉट आया था या हेमरेज हुआ है वो परमानेंटली डैमेज हो चुका है, वो ख़त्म हो चुका है, डेड हो चुका है। दोबारा से उसको ज़िंदा कोई भी पैथी नहीं कर सकती है, ना अभी मेडिकल साइंस के पास कोई उसका ट्रीटमेंट है, क्योंकि न्यूरॉन्स के पास कैपेसिटी होती ही नहीं है रीजनरेट करने की। अब किसी का ब्रेन का कुछ हिस्सा डेड हो गया, लेकिन पैरालिसिस के पेशेंट में तो रिकवरी देखने को मिलती है। वो किस तरीके से मिलती है वो समझना ज़रूरी है। जब भी किसी को ब्रेन स्ट्रोक होता है, इनिशियल फेज़ में बॉडी खुद से रिकवरी करने की कोशिश करती है, न्यूरोप्लास्टिसिटी करने की कोशिश करती है। अब न्यूरोप्लास्टिसिटी फिनोमेना क्या है उसको समझो। आपके ब्रेन का कुछ हिस्सा तो अब हमेशा के लिए डेड हो गया है, वो काम नहीं करेगा, लेकिन जो हेल्दी ब्रेन है वो अपने न्यूरॉन्स के बीच में दोबारा से कनेक्शंस बनाना स्टार्ट करता है, सिग्नल्स भेजता है, करंट भेजता है, कोशिश करता है कि जो बाकी हेल्दी ब्रेन है वो मेरा बॉडी का जो फंक्शनिंग लॉस है उसको संभालना शुरू करे, क्योंकि ब्रेन के पास वो कैपेबिलिटी होती है सीखने की। हर एक एज में ब्रेन सीख सकता है, चाहे बच्चा हो, बूढ़ा हो, किसी भी एज का पर्सन है, ब्रेन के पास एक खास काबिलियत होती है कि रेपिटेशन से वो सीख जाता है। तो उसी को इस्तेमाल करते हुए हमें पेशेंट को रिकवर करवाना होता है। जब हम ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं साई संजीवनी में, मेडिसिन देते हैं पेशेंट को, तो ऐसी मेडिसिन दी जाती हैं जो उसके ब्रेन की फंक्शनिंग को इम्प्रूव करते चले जाए और ब्रेन की कंडक्शन को दोबारा से शुरू करें। अब जो बाकी हेल्दी ब्रेन है वो अपने बीच में दोबारा कनेक्शंस बनाने लगता है। इंट्राडेंड्राइट जब कनेक्शंस बनते हैं और स्टिमुलेशन स्टार्ट होती है, ब्रेन दोबारा से सिग्नल भेजना स्टार्ट करते हैं। तो आप मान लो कि आपका ब्रेन का लेफ़्ट साइड ऑफ द ब्रेन अफेक्टेड है, क्लॉट आया है, हेमरेज हुआ है, चाहे कुछ भी हुआ है, तो आपका राइट साइड ऑफ द बॉडी पार्ट, चाहे लेफ्ट आपकी राइट साइड का हाथ है, पैर है, उसकी मूवमेंट में लॉस देखने को मिल जाता है। अब पेशेंट के अंदर रिकवरी किस तरीके से लाई जाती है,
अब सबसे पहले समझना ये ज़रूरी है कि जो पैरालिसिस बीमारी है वो हाथ पैर की बीमारी नहीं है, क्योंकि यही मिथ एक पेशेंट के माइंड में रहता है। अब होता क्या है, जब भी स्ट्रोक होता है अचानक से उसकी मूवमेंट में लॉस आया तो उसे लगता है कि मेरी मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड है, मेरे हाथ पैर में प्रॉब्लम है। उसको ये चीज़ नहीं समझ आती कि हाथ पैर पहले तो बिल्कुल ठीक थे, जब उसको स्ट्रोक हुआ है, चाहे इस्केमिक स्ट्रोक था या हेमरेजिक था, उसके बाद ही उसकी मूवमेंट में लॉस आया। तो जो पैरालिसिस बीमारी है वो ब्रेन का डिसऑर्डर है, वो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, ना कि आपकी मसल्स का डिसऑर्डर है। उसकी वजह से जो इम्पैक्ट देखने को मिलता है, हाँ वो ज़रूर मसल्स में देखने को मिल जाता है, क्योंकि ब्रेन कंडक्शन नहीं भेज पाता हाथ पैर को मूव करने की। तो पेशेंट को क्या करना है, हमें एक्टिव एक्सरसाइजेस करवाते रहना है, उसकी खुद से एफर्ट लगवाना है ताकि ब्रेन दोबारा से सीखे। फिजियोथेरेपी और ऑक्यूपेशनल थेरेपी में एक माइनर सा डिफरेंस है, वो डिफरेंस यही है, पेशेंट को दोबारा से सिखाना, ब्रेन को सिखाना, ब्रेन को ऐसी एक्टिविटीज़ देना जो वो पहले करता था, ताकि वो याद कर सके और रिपीटेशन करते करते उसकी मूवमेंट दोबारा से सुधर जाए। तो यही सब कुछ हम फॉलो करते हैं साई संजीवनी के ट्रीटमेंट के अंदर जब भी कोई पैरालिसिस का पेशेंट आता है। आपको बस एक छोटा सा काम करना है, अगर आप इस बीमारी से सफ़र कर रहे हो तो नीचे दिए हुए नंबर्स पर अपनी एक छोटी वीडियो क्लिप आप सेंड कर सकते हो, चलते हुए, हाथ उठाते हुए, बात करते हुए, कि आपकी प्रेजेंट कंडीशन अभी क्या है। उस प्रेजेंट कंडीशन को देखते हुए जो बेस्ट टू बेस्ट ट्रीटमेंट पॉसिबल होगा वो हम अपने एंड से ज़रूर करेंगे। आपके माइंड में कोई भी डाउट्स रह जाते हैं अपनी कंडीशन को लेकर या स्ट्रोक के कॉजेज़ को लेकर या किसी भी चीज़ को लेकर, तो आपने माइंड में कोई भी डाउट्स अब बिल्कुल नहीं रखने हैं। इस बीमारी के बारे में पूरी नॉलेज गेन करनी है, ताकि आप इस बीमारी से अगर सफ़र कर रहे हो तो इससे जल्दी से जल्दी बाहर निकल सको और रिकवर होके अपनी लाइफ इंडिपेंडेंटली जी सको। क्योंकि ये बीमारी ऐसी होती है जो आपको लाचार बना देती है, दूसरे पे डिपेंडेंट बना देती है। जो पेशेंट बिल्कुल एक्टिव लाइफस्टाइल में होता है, हेल्दी होता है, सब काम कर रहा होता है, अचानक से जब वो बैठ जाता है, वो काम नहीं कर पाता है, उसका दर्द वो खुद ही समझ पाता है। क्योंकि एक छोटे से काम के लिए भी अगर हम दूसरे पे डिपेंडेंट हो रहे हैं तो मन में हम क्या फील कर रहे हैं वो हम पेशेंट की कंडीशन देखते हुए अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। और पेशेंट के साथ साथ उसकी फैमिली भी सफ़र करती है, क्योंकि पेशेंट अपना छोटा छोटा काम नहीं कर पा रहा है। अब साथ में क्या होता है कि उसके हर एक छोटे काम के लिए कोई ना कोई हेल्प चाहिए होती है, तो फैमिली मेम्बर उसकी मदद करते हैं। एक स्टेज तक वो भी मदद कर पाते हैं, उसके बाद वो भी थक हार चुके होते हैं, क्योंकि कोई उम्मीद की किरण नहीं नज़र आ रही होती है जब रिकवरी उनकी रुक जाती है पेशेंट की। तो आपने निराश नहीं होना है, आपके लिए मैं यही वीडियो इसीलिए लेकर आई हूँ ताकि आप उम्मीद की किरण जगा सको। और हमारे आप पेशेंट्स को देखो, बहुत से पेशेंट की टेस्टिमोनियल्स हैं यूट्यूब चैनल पे हमारे, जो ठीक हो गए हैं, इस बीमारी से रिकवर कर रहे हैं। तो आपको बस एक छोटी सी उम्मीद जगानी है, उसके लिए आप नीचे दिए हुए नंबर्स पर हमें कॉल कीजिए, हमसे बात कीजिए, अपनी कंडीशन के बारे में डिस्कस करो, अपनी कंडीशन को बताओ कि आप क्या परेशानी अभी फेस कर रहे हो, उस हिसाब से हम आपकी मदद ज़रूर करेंगे। जल्दी ही मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियोस में, जहां मैं लेकर आऊँगी बहुत सी ऐसी टिप्स जो मदद करेंगे इस बीमारी से आपको जल्दी से जल्दी रिकवर करने में। तब तक के लिए आपको एक छोटा सा काम करना है जो मैं हमेशा कहती हूँ, अपना खास ध्यान रखना है। टेक केयर।